अनिल देशमुख, अनिल परब और फिर भावना गवली के खिलाफ ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से एमवीए सरकार में खलबली मच गई है। हालात ये हुए कि शरद पवार ने पार्टी के मंत्रियों की बैठक बुलाने की जरूरत महसूस की। इसके लिए अपने सभी मंत्रियों को बुलावा भेजा गया। सरकारी सहयाद्री अतिथि गृह में होने वाली इस बैठक में राज्य के प्रमुख नेताओं के खिलाफ शुरू हुई ईडी की छापेमारी सहित मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पवार की ओर से आयोजित इस बैठक की जानकारी दी। पाटिल ने कहा कि बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री, संपर्क मंत्री के कार्यों सहित जिले में कार्यों के संदर्भ में समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी और उसके बाद की राजनीतिक परिस्थिति, एमवीए के नेताओं को ईडी के नोटिस और मंदिर खोलने के लिए भाजपा के शंखनाद आंदोलन सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। नारायण राणे की गिरफ्तारी से शरद पवार खुश नहीं हैं और जिस तरह मंदिरों को खोले जाने की मांग को लेकर बीजेपी आंदोलन कर रही है, जनता के बीच उसका जो संकेत जा रहा है वह एमवीए सरकार के खिलाफ है। मंदिर के मुद्दे को लेकर अन्ना हजारे ने भी उद्धव ठाकरे पर हमला किया और वही सारे सवाल उठाए जो बीजेपी कह रही है। नारायण राणे की गिरफ्तारी से हुए सियासी नुकसान की भरपाई कर पाना बहुत आसान नहीं है और अब अगर सरकार मंदिरों को खोलने की इजाजत दे देती है तो इसे बीजेपी की जीत ही माना जाएगा और इसी वजह से शरद पवार ने आनन फानन में बैठक बुलाई है ताकि डैमेज कंट्रोल करने के उपायों पर चर्चा की जा सके। इस बैठक में अजीत पवार, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल सहित एनसीपी कोटे के सभी मंत्री भाग लेंगे। जयंत पाटिल ने आरोप लगाया कि एमवीए सरकार के नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा, न केवल एमवीए सरकार के नेता बल्कि देश में भाजपा विरोधी पार्टियों के नेताओं को भी परेशानी में डालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख प्रकरण में एक नंबर कौन है, यह सचिन वजह और अन्य के जवाबों से सिद्ध हो गया है। वहीं एनसीपी प्रवक्ता व अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तहत ईडी के मार्फत नेताओं को नोटिस देने के साथ छापेमारी हो रही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गांधी वाड्रा की ये सियासी समझ है कि प्रशांत किशोर के पास कांग्रेस की सारी समस्याओं को दूर करने का अचूक नुस्खा है और इसी वजह से प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री की भूमिका तैयार की जा रही है। लेकिन प्रशांत किशोर के विरोध में गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं के गुट ने मोर्चा खोल दिया है। इसी मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के घर एक अहम बैठक हुई जिसमें प्रशांत किशोर के कांग्रेस में आने को लेकर चिंता जताई गई। जानकार सूत्रों का कहना है कि जन्माष्टमी के दिन कपिल सिब्बल के घर पर एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस के उन नेताओं जिन्हें ग्रुप 23 भी कहा जाता है वे शामिल हुए। ये नेता प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने के सख्त खिलाफ हैं। इस ग्रुप के नेता चुनाव से जुड़े अहम फैसला लेने की आउटसोर्सिंग से आशंकित हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बैठक में कुछ वो नेता भी थे जो पीके को कांग्रेस में लाने का समर्थन कर रहे हैं। आज सूत्रों का कहना है कि पार्टी में संगठनात्मक सुधार को लेकर 2 साल पहले गांधी परिवार से नाराज हुए ग्रुप 23 नेता इसके खिलाफ हैं। सूत्रों ने बताया कि ग्रुप 23 के नेताओं ने कपिल सिब्बल के घर पर बैठक की और प्रशांत किशोर को महासचिव पद पर नियुक्त करने के पार्टी के फैसले को लेकर चर्चा की। बैठक में शामिल हुए एक नेता ने बताया कि हमने उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर को देखा है, उनकी सफलता विशिष्ट है। उन्होंने आगे कहा कि पीके को पार्टी में शामिल करने के किसी भी प्रस्ताव पर कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की बैठक में चर्चा की जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी और अंबिका सोनी को प्रशांत किशोर पर पार्टी नेताओं के विचारों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है। इस मीटिंग में कपिल सिब्बल के अलावा गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, शशि थरूर, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता मौजूद थे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जमकर बल्लेबाजी की, लेकिन अब नौबत हिट विकेट होने की आ गई है। वे लगातार सियासी गेंद चूकते जा रहे हैं। जब से सिद्धू ने कैप्टन के साथ हरीश रावत के खिलाफ मोर्चा खोला है, हालात बदल गए हैं। पिछले दिनों रावत ने अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही तो सिद्धू ने ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे डाली। सिद्धू के खास प्रगट सिंह ने सिद्धू के बयान की व्याख्या करके बताया कि वो बयान हरीश रावत के लिए था।
सिद्धू के आक्रामक तेवर से पार्टी की स्थिति असहज हो गई है। पार्टी संगठन की बैठक में सिद्धू ने धमकी दी है कि अगर ड्रग्स, बिजली, किसानी जैसे मुद्दों का हल नहीं होता तो उनके अध्यक्ष बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब साफ है, सिद्धू अब आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं, क्योंकि ड्रग्स, बिजली और किसानी का मसला वह काफी पहले से उठाते रहे हैं। अब अगर वह इस मुद्दे पर दो हाथ करने के मूड में हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस की हालत राज्य में और पतली होगी। हालांकि सिद्धू ने यह भी दावा किया कि इन 3 मुद्दों को अगर पंजाब सरकार तय समय में हल कर देती है तो राज्य में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वैसे इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि पंजाब में पार्टी की हालत कमजोर हुई है। सबसे बड़ी चुनौती बसपा और अकाली दल के बीच गठबंधन की है। इस गठजोड़ को हराने के लिए कांग्रेस को ज्यादा मजबूती और एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरना होगा। उधर आम आदमी पार्टी भी यह सोचकर खुश है कि 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा तो होगा ही। भाजपा ने अभी यहाँ अपने पत्ते नहीं खोले हैं और वह सिद्धू और अमरिंदर की लड़ाई के अंतिम नतीजे का इंतजार करने की रणनीति अपनाए हुए है। हालांकि किसान आंदोलन ने जरूर कांग्रेस की स्थिति बाकी दलों के मुकाबले बेहतर की है। जो भी हो, इतना तो साफ हो गया कि पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और इसे सुलझाने में पार्टी आला कमान अब तक सफल नहीं हो सकी है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम का चेहरा है तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू। लिहाजा दोनों नेताओं के बीच विवाद खत्म होने से ही पार्टी का भला होगा। दोनों के बीच बेहतर संबंधों पर ही पंजाब में पार्टी का भविष्य टिका हुआ है। अगर सिद्धू पार्टी से अलग हुए तो तय है पार्टी की हालात और पतली हो जाएगी। ऐसा ना हो और पार्टी लगातार दूसरी बार भी सत्ता का स्वाद चखे, इसीलिए सभी को एकजुटता बनाए रखनी होगी, वरना वही होगा जो हमेशा से होता आया है, 2 लोगों की लड़ाई में तीसरे को फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी ममता बनर्जी की बहुरानी रुजिरा बनर्जी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो ममता बनर्जी आग बबूला हो गई, लेकिन रुजिरा बनर्जी के हाथ पांव फूल गए। इसीलिए उन्होंने कोरोना का बहाना बनाकर ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया। दूसरी तरफ बंगाल हिंसा मामलों की जांच कर रही सीबीआई ने अब तक इस मामले में 28 एफआईआर दर्ज कर लिए हैं। नतीजा यह हुआ कि दोनों मामलों को लेकर बंगाल की सियासत सुलगने लगी। सीबीआई और ईडी की जांच की आंच से टीएमसी तपने लगी है। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने विधानसभा चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच तेज कर दी है। नतीजा पूरे प्रदेश में खलबली मच गई है। इसकी बानगी नदिया जिले में दिखी, जहां जांच के लिए पहुंची सीबीआई की टीम को तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। यहां तक कि सीबीआई टीम के वाहनों के पहियों की हवा तक निकाल दी गई। दूसरी ओर ईडी ने कोयला तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को तलब किया तो राजनीतिक तपिश और बढ़ गई। ईडी के समन से क्षुब्ध ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर देश के संघीय ढांचे को तहस नहस करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के कुछ मंत्रियों की कोयला माफियों से मिली भगत है। तृणमूल प्रमुख ने केंद्र के अधिनायकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा हमसे राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ सकती। भाजपा विधानसभा चुनाव में हार गई थी और अब राजनीतिक बदले की भावना से केंद्रीय एजेंसियों का अभिषेक बनर्जी और हमारे अन्य नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मैं उसे बता दूं कि वह हमें डरा धमका नहीं सकती। हम उसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाजपा और केंद्र को लगता है कि वे हमारे खिलाफ ईडी और सीबीआई का उपयोग करके हम पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन हम मजबूत होकर उभरेंगे, उनसे राजनीतिक तरीके से लड़ेंगे। तृणमूल के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मामलों को ईडी के माध्यम से निपटाने की योजना बनाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी अभिषेक को समन के मुद्दे पर तृणमूल में समर्थन में खड़े दिखे और उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, अदालत की निगरानी में जांच हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि ममता से लेकर अभिषेक और तृणमूल के अन्य नेताओं का सीबीआई और ईडी के खिलाफ मुखर होने से साफ हो गया है कि अभी से उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। घोष ने ईडी के समन और उस पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया पर कहा कि अभिषेक बनर्जी के आलीशान मकान की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए है, उनके पास इतने रुपए कहां से आए। वहीं भाजपा की बंगाल इकाई के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि डेरेक ओब्रायन सीबीआई पर अनुचित आरोप लगा रहे हैं। ईडी काफी विश्वसनीय और स्वतंत्र निकाय है। तृणमूल को हर चीज में भाजपा का ही हाथ दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
वसूली मामले में फंसे शिवसेना नेता और प्रदेश के मंत्री अनिल पर्ब को ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया तो संजय राउत से लेकर शरद पवार की पार्टी तक ने बातें बहुत बनाई, लेकिन हकीकत यह है कि ईडी के सामने पेश होने से अनिल पर्ब बचते नजर आए। एनसीपी नेता अनिल देशमुख तो खैर ईडी के डर से कहीं छुप कर बैठ गए हैं, लेकिन अनिल पर्ब को ईडी की तरफ से पहली बार बुलाया गया है। इसीलिए तरह तरह के बहाने बनाकर अनिल पर्ब ने ईडी से 2 हफ्ते की मोहलत मांग ली और मनी लॉन्ड्रिंग में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने एक दिन पहले अनिल पर्ब को समन जारी किया था, जिसमें उन्होंने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए दक्षिण मुंबई में अपने कार्यालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। पर्ब ने अपने वकील शार्दुल सिंह के माध्यम से ईडी को एक पत्र लिखा, जिसमें पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देते हुए पेश होने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा गया। शिवसेना नेता पर्ब ने जांच और जांच के बिंदु का विवरण भी मांगा है, जिसके कारण समन जारी करना आवश्यक हो गया। ईडी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक बयान के संबंध में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार करने के लिए राज्य पुलिस को आदेश देने के आरोपों के बाद पर्ब को समन जारी किया था। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकंपा के नेता देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने के बाद ईडी ने उनके खिलाफ जांच शुरू की। सिंह ने देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मुंबई में होटल और बार मालिकों से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कोविड वैक्सीन का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के बंगाल में फर्जी वैक्सीन का खेल चल रहा है। फर्जी वैक्सीन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक साथ 10 जगहों पर छापा मारा। इस मामले में जांच एजेंसी ने वैक्सीन की जमाखोरी, कालाबाजारी और नकली दवाओं समेत 6 केस दर्ज किए हैं। कई लोगों से पूछताछ भी की जा चुकी है। दरअसल जुलाई में SIT टीम के एक जांच दल ने कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन सेंटर चला रहे फर्जी IAS अधिकारी देबाजुन देब के यहाँ छापा मारा था। मामले का खुलासा होने के बाद कोलकाता पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान पुलिस ने काफी सामान बरामद किया था। इसमें अटेंडेंस रजिस्टर, विजिटर स्लिप और नौकरी के लिए आवेदन, फर्जी टेंडर के कागजात शामिल थे। पूछताछ के दौरान आरोपित ने पुलिस को बताया था वह कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में कोविशील्ड वैक्सीन की जगह लोगों को निमोनिया का इंजेक्शन दे रहा था। देबाजुन देब कोविशील्ड वैक्सीन के ग्राफिक्स को प्रिंट करके उसे वैक्सीन पर लगाते था। इसके पहले पिछले साल उसने सैनिटाइजर का भी बिजनेस शुरू किया था। फिलहाल उसके TMC के नेताओं के साथ लिंक्स को खंगाल रहा है। इस मामले में एक निजी कंपनी ने अपने 172 कर्मियों के वैक्सीन के लिए आरोपित को 1.2 लाख रुपए देने का वादा करते हुए कस्बा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि एक ठेकेदार ने स्टेडियम निर्माण के निविदा के लिए 90 लाख रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा एक अन्य दवा कंपनी का दावा है कि उसने आरोपित को निविदा निकालने के लिए 4 लाख रुपए दिए। केंद्र सरकार कोरोना को मात देने के लिए देश भर में युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान चला रही है। देश में 28 अगस्त को केवल एक ही दिन में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया। उस दौरान वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश देश भर में नंबर 1 पर था। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को टीकाकरण किया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।